नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 18 के अंदर ये टॉपिक कवर किया जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन को मराठी में कहा जाता है विपर्यास, हिंदी में और उर्दू में इसे कहा जाता है गलत बयानी। मिस रिप्रेजेंटेशन को कॉन्ट्रैक्ट के नज़रिए से हम लोग कैसे देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के अंदर एक ही चीज़ का फ़र्क है, इंटेंशन का। हम लोग पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करिए आपको एक फ़ोन खरीदना है, लेकिन आपको मेड इन इंडिया वाला फ़ोन चाहिए, मेड इन चाइना फ़ोन आपको नहीं चाहिए। आप एक दुकान के अंदर गए, दुकान वाले को आपने कहा कि मुझे एक फ़ोन दे दो, लेकिन वो फ़ोन मेड इन इंडिया होना चाहिए। दुकान वाले ने इन गुड फेथ आपको एक फोन का मॉडल दिखाया, इसके ऊपर लिखा था असेंबल्ड इन इंडिया। आपको वो फोन अच्छा लगा, आपने वो फोन रख लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको मेड इन इंडिया नहीं बल्कि असेंबल्ड इन इंडिया, जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, ऐसा वाला फोन मिला है। तो टेक्निकली आप दोनों के बीच में जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, एक फोन चाहिए और फोन मेड इन इंडिया चाहिए। तो फोन तो आपको मिल गया, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं बल्कि असेंबल्ड इन इंडिया वाला फोन मिला। तो टेक्निकली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके कंडीशंस ब्रीच हो चुके हैं। इसका मतलब आपको लीगल डैमेज हुआ है, क्योंकि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ठेस पहुंचने के कारण लीगली आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर दुकान वाले को कह सकते हो कि मुझे ये फोन नहीं पसंद है, मुझे मेड इन इंडिया वाला फोन दिखाओ। Which means contract having misrepresentation is voidable at the option of party who is suffering the damage. आशा करता हूं आपको मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आया होगा इन द सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग देखते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बीच में क्या फर्क है। ये वाला जो एग्जाम्पल था उसमें दुकान वाले को मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया का फर्क मालूम नहीं था, लेकिन अगर उसे ये फर्क मालूम होता तो वो फ्रॉड कहलाता। मतलब आप दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिसरिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट ना रहकर वो फ्रॉड्यूलेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। इसका एक और आसान एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपने फेविकॉल का ऐड देखा होगा जिसके अंदर वो फर्नीचर वाला है और वो कहता है 19-20 का फर्क है। तो ये 19-20 का जो फर्क है वो फर्नीचर वाला जानता है कि अपना जो फर्नीचर है वो फॉल्टी है, लेकिन फिर भी 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है ऐसा बोल के वो अपना फर्नीचर आपको चिपकाना चाहता है। दिस इज अ फ्रॉड्यूलेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आशा करता हूं आपको फ्रॉड्यूलेंट कॉन्ट्रैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है और बेयर एक्ट के अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं बेयर एक्ट का लैंग्वेज, सेक्शन 18। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it that which is not true although he believes it to be true। मतलब पहली चीज मिसरिप्रेजेंटेशन का पहला सिनेरियो, द पॉजिटिव असर्शन which is not true though the person believes it to be true। इसके बाद में सेकेंड सिनेरियो, any breach of duty without an intention to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। मैंने जो आपको पहला एग्जांपल दिया था कि मुझे चाइनीज फोन नहीं चाहिए, मेड इन इंडिया वाला फोन लो, और दुकान वाले ने आपको असेंबल्ड इन इंडिया वाला फोन दिया और आपको कहा कि ये फोन आप ले लो, ये फोन ले लो, ये है पॉजिटिव असर्शन। इसके बाद में एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन। अब दुकान वाले की ये ड्यूटी है कि उसे मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया इन दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए, ताकि आप जो कि एक कंज्यूमर हो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ। ये उसका लीगल ड्यूटी है। लेकिन दुकान वाले को मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया के बीच का फर्क पता नहीं था। इससे क्या हुआ, आपने वो फोन मेड इन इंडिया है ऐसा सोचकर असेंबल्ड इन इंडिया वाला फोन खरीद लिया। इससे क्या हुआ, दुकान वाले का एक सेल्स बढ़ गया, उसे एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया। हालांकि उसका इरादा आपको धोखा देने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एक एडवांटेज हुआ।
तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन का दूसरा एलिमेंट भी शामिल है। तीसरा, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of an agreement। आप दोनों के बीच में जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें आपका क्या इंटेंशन था, फोन मिलना चाहिए और मेड इन इंडिया फोन मिलना चाहिए, लेकिन दुकान वाले के इनोसेंट मिस्टेक की वजह से आपको एक मेड इन चाइना फोन मिल गया है। तो इससे क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तीनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। अभी हम लोग मेरे आसान शब्दों में इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो सेक्शन है इसका वर्ड टू वर्ड याद रखना आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन: misrepresentation occurs when a party in a contract gains an unfair advantage over other party due to an attempt to convince a party to a contract with an incorrect or partially correct information। यहां पर दुकान वाले ने आपको क्या कहा, मेड इन इंडिया नहीं असेंबल्ड इन इंडिया है, लेकिन ये मेड इन इंडिया ही है। मतलब एक पार्शियली करेक्ट इंफॉर्मेशन को आपको चिपकाने की कोशिश की। दिस इज एन अटेम्प्ट टू कन्विंस यू। उसका एक अटेम्प्ट क्या है कि उसका एक सेल्स बढ़ जाए। इसके बाद में अनइंटेंशनल ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जैसा मैंने आपको कहा कि दुकान वाले का फर्ज है कि उसे सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से एक्यूरेटली पता हो। इसके बाद में इनोसेंट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये अगर डेलिबरेट होता तो फ्रॉड्यूलेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, लेकिन ये इनोसेंट मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने की वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस्ड किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस रिप्रेजेंटेशन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी सफर्ड। अगर आपको ये फर्क पता है मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया के बीच का, तो आप लीगली उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो और दुकान वाले को कह सकते हो कि दूसरा फोन दो जो कि मेड इन इंडिया है। इसके बाद में कंसेंट गिवन अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट। ये आपका स्टैंडर्ड सेंटेंस है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप लोग इसे एग्जाम में लिखकर आ जाना। इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी in utmost good faith, that is all the material facts should be disclosed beyond reasonable doubt। ये वर्डिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं कि उबेर रिमेई फिडे, ये जो लैटिन वर्ड्स है उनका मतलब बताओ, ये जो डॉक्ट्राइन है ये हमें समझाओ। तो उबेर रिमेई फिडे का मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उसके सारी इंफॉर्मेशन, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और इन अटमोस्ट गुड फेथ हमें सामने वाली पार्टी को बतानी चाहिए। इसका मतलब इमेजिन करिए, अगर आप एक फ्लैट खरीदने जा रहे हो या फिर आप एक घर खरीदने जा रहे हो, तो सामने वाले का मतलब जो सेलर है उसका ये फर्ज बनता है कि बायर को उस घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताए। इमेजिन करिए आप फ्लैट खरीदने जा रहे हो और घर वाले ने आपको कहा कि 24 घंटा पानी आता है, लेकिन घर खरीदने के बाद अगर आपको यह पता चला कि इसमें सिर्फ 2 ही घंटा पानी आता है, 24 घंटा पानी आना ये उसने झूठ बोला, देन इट इज नॉट अ वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने अटमोस्ट गुड फेथ का इस्तेमाल नहीं किया। तो यू कैन लीगली टर्मिनेट दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज योर कंसेंट वॉज नॉट फ्री, योर कंसेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन, और इसीलिए आप लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लीगली टर्मिनेट कर सकते हो। अभी हम लोग लास्ट में देखते हैं इंग्रेडिएंट्स विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी सम रिप्रेजेंटेशन, दैट रिप्रेजेंटेशन शुड बी इनकरेक्ट, देयर शुड नॉट बी एनी मैलाफाइड इंटेंशन, दैट इज नो इंटेंशन टू डिसीव। अगर ये होगा तो ये फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसका आउटकम थोड़ा अलग होता है। इसके बाद में one of the party to the contract should be kept in an unfair position। मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी का फायदा होना चाहिए और दूसरे पार्टी का नुकसान होना चाहिए। अभी बेयर एक्ट के अंदर हमने 3 सबसेक्शंस देखे, तो हर एक सबसेक्शन से रिलेटेड आप एक एग्जांपल दे सकते हो अगर आपको आपके आंसर का लेंथ बढ़ाना है तो एग्जांपल 1 के तौर पर आप ये मोबाइल सेलर का एग्जांपल दे सकते हो जो मैं पूरे लेक्चर में समझाता आ रहा हूं। सबसेक्शन 2 अनइंटेंशनल ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, इसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हो ए और बी, ए जो है वो घोड़ों का व्यापारी है और बी को एक काले रंग का घोड़ा खरीदना है। मिस्टर ए जो है वो बी को उस घोड़े के सारे स्पेसिफिकेशंस बता रहे थे, लेकिन बताते बताते वो अनइंटेंशनली
भूल गए कि ये जो घोड़ा है वो गोभी के पत्तों को खाने से उसको एलर्जी हो जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन सा चीज है और इसीलिए मिस्टर ए ये चीज भूल गए। मिस्टर बी ने ये चीज ना पता होने की वजह से ये जो गोभी के पत्ते हैं वो घोड़े को एक चारे के तौर पर खिला दिए और घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। In this situation, Mr. B can legally cancel the contract because he was under misrepresentation. Example 3, innocent mistake of fact. ये आपने हर जगह पर सुना होगा, CA या फिर CS के कोई भी वीडियोस के अंदर ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। इमेजिन करिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदने का फैसला किया ये सोचकर कि कंपनी क्रमांक A जो है उसका सेल्स $10 मिलियन हर साल का है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल के बाद मटेरियलाइज होने वाला था और 1 साल के बाद जब कंपनी ए ने कंपनी बी को टेक ओवर करना चाहा तो कंपनी बी के जो सेल्स थे वो 1 मिलियन से घटकर सिर्फ $10,000 पर साल पर ईयर ऐसे थे। तो ऐसे में कंपनी ए कैन लीगली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज एन इनोसेंट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ऐसे में भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली टर्मिनेट हो सकता है। मुझे लगता है आपको मिसरिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।